नहीं, देखिए, कांग्रेस ने बहुत क्लियर किया है कि संविधान में राष्ट्रपति ही सबसे बड़ा होता है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट का हिस्सा होता है। तो पहली चीज़ तो पार्लियामेंट के हिस्से में आप जब पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बुलाएं तो पार्लियामेंट का एक हिस्सा ही नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है पार्लियामेंट कैसे राष्ट्रपति नहीं आ रहा है? अगर राष्ट्रपति पार्लियामेंट का सदस्य है, जो संविधान कहता है, और वो नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, बीजेपी क्या कहती है, उससे थोड़ी बनता है, तो उस व्यक्ति को ही आप नहीं बुला रहे हैं। और स्वाभाविक है कि जब प्रेसिडेंट आएगा तो इनॉग्रेट वही करेगा, प्रोटोकॉल में वो सबसे आगे है। तो अपने को आगे रखने के लिए और अपना नाम करने के लिए इन्होंने संविधान तक को दरकिनार कर दिया है। तो स्वाभाविक है कि हम इस बात का तो समर्थन नहीं कर सकते। और बॉयकॉट कॉल हुआ है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ये एक हिस्टोरिक इवेंट है और ये टाइम नहीं है सर पॉलिटिक्स करने का, और बॉयकॉट और ये जो नॉन इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर ये बॉयकॉट कर रहे हैं ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। अपील किया है रिकंसिडर करने की। नहीं, हम इसीलिए तो कह रहे हैं ये राजनीति करने का विषय नहीं है। क्यों नहीं राष्ट्रपति को बुला रहे? प्रधानमंत्री सिर्फ अपना नाम चाहते हैं, तो ये राजनीति नहीं है। और अगर आपने देखा होगा, आज एक वीडियो रिलीज हुआ है भारत सरकार का, जिसमें पहले से ही प्रधानमंत्री के इनॉग्रेशन का वीडियो बन गया है। उसमें पहले ही दिखा रहे हैं, लाइन आ रही है कि आप प्रधानमंत्री फलानी जगह फूल चढ़ाएंगे, नमस्कार करेंगे, फलानी जगह प्रधानमंत्री गए थे, वहाँ से इमेज लेके आए। जो काम हुआ ही नहीं है उसका पहले से वीडियो कैसे आ गया? तो ये तो राजनीतिक रूप से गढ़ा हुआ नाटक है ना। भाई आप मुझे बताइए, क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री उस दिन, कितने सेकंड पे कहाँ जाएंगे, ये आज से कैसे पता चल गया? उसमें केवल आया कि यहाँ ये वाली इमेज डलेगी, यहाँ ये वाली इमेज डलेगी, कमेंट्री ऑलरेडी आ गई है। आप देखिए पूरे सोशल मीडिया में ये वीडियो भरा हुआ है। तो इसका मतलब है कि तो ड्रामा कर रही है ना सरकार। तो ड्रामा कर रही है तो ड्रामा करो ना, उसे लोकतंत्र क्यों बता रहे हो? अमित शाह ने भी अपनी विजडम के ऊपर है इन सारी पार्टियों को कि आना है नहीं आना है, क्योंकि नया पार्लियामेंट एक लॉन्ग टर्म विजन है प्रधानमंत्री मोदी का। सब बिल्डिंग विजन होती है, ये मैंने पहली बार देखा था कि इमारत भी कोई विजन होती है। लोकतंत्र विजन होता है, संसद की प्रक्रियाएं विजन होती हैं, संसद में सच बोलना विजन होता है, संसद में देश को दिशा देना विजन होता है, संसद में एक बड़े नेता बन के भाषण देना विजन होता है। बिल्डिंग बनाना विजन होता है क्या? इसका मतलब कल को आप कहेंगे कि जो बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर हैं वो सबसे बड़े विजनरी हैं। वाह साहब, पहली बार सुन लिया है कि बिल्डिंग बनाना विजन करने की बात हो गई साहब। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल उद्धव ठाकरे से मिले। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने प्रॉमिस किया है, जो आपके भी अलायंस पार्टनर हैं एनडीए में, उन्होंने बोला है कि वो सपोर्ट करेंगे पार्लियामेंट में जो ऑर्डिनेंस के खिलाफ वो वोट नहीं करेंगे। और बोला है कि अगर पास नहीं होता है एक ऑर्डिनेंस तो 2024 में मोदी सरकार वापस नहीं आएगी। ये अरविंद केजरीवाल का दावा है। अरविंद केजरीवाल कौन होते हैं दावा करने वाले? भाई ये तो प्रधानमंत्री स्वयं ही बन रहे थे ना। मोदी की सरकार आएगी या नहीं आएगी इससे केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है। और केजरीवाल को बता दें कि तुम्हारा बॉस जो है वो तुमको तब भी इस्तेमाल करेगा, वो तुम्हें आज भी इस्तेमाल कर रहा है। मोदी जो चाहता है ये वही करते हैं। तो इस आदमी को, जिसने कांग्रेस के खिलाफ और पार्टियों के खिलाफ हमेशा भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया है, ये आज सवेरे इन्होंने अनाउंस किया है कि हिंदुस्तान में पूरी 543 सीटें लड़ेंगे, है कि अनाउंस किया ना इनकी पार्टी ने। तो जब ये महाराष्ट्र में सीटें लड़ने जाएंगे तो शिवसेना को कौन कौन सी भद्दी गालियां देंगे ये भी आज बता दें भाई। बता देना ठाकरे जी को कि उनके खिलाफ क्या बोलेंगे 6 साल भर बाद, तब पता चलेगा कि ठाकरे साहब कितना इनका समर्थन करते हैं। भाई झूठे और मक्कार आदमी का क्या भरोसा करना। कांग्रेस को एक रिक्वेस्ट किया है कि अगर 27% हमारा प्रोजेक्शन है और पीएम कैंडिडेट भी हमें फिर डिसाइड करना चाहिए, आप मानते हैं कि कांग्रेस? सर ये हमेशा हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव पार्टी और पार्लियामेंट्री पार्टी का कौन नेता होगा ये हमारी हाईकमांड तय करती है। अगर हम किसी चुनाव में जाते हैं बतौर सीएम या पीएम के फेस के, या जिसको कहते हैं कि कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन के फेस में, वो हमारी हाईकमांड तय करती है। तो ये चीज़ें उन पे छोड़ देनी चाहिए। जो विषय जब बनते हैं उस समय वो विषय देखने चाहिए। रिजर्व बैंक ये जो डिसीजन है पॉलिसी रेट्स को ट्वीक करने का, ये इनके हाथ में नहीं है, और क्योंकि ग्राउंड सिचुएशन के हिसाब से पॉलिसीज का रेट डिसाइड होता है। इन अप्रैल रिजर्व बैंक ने पॉज बटन और दबाया और की बेंचमार्क पॉलिसी रेट को 6.5% ही रखा था। शक्तिकांत दास तो कह रहे हैं कि उनके हाथ में नहीं है, ग्राउंड के सिचुएशन के हिसाब से रेट्स डिसाइड होते हैं। जिस तरीके से इकोनॉमिक सिचुएशन पे आप काफ़ी मुकर रहे हैं। नहीं देखिए साहब, ये तो बड़ा कन्वीनियंट तरीका है कहने का।
और मेरा केवल ये है कि अगर ये स्थिति है तो ये तो हमेशा ऐसी स्थिति रही होगी, ठीक है। तो पहले इसके क्या असर हुए थे, क्या नहीं असर हुए थे, उस पर भी फिर यही इसी तरीके का इनको कमेंट आना चाहिए था। लेकिन देखिए, हमेशा नीतियाँ या कोई भी नीति जो है ज़मीनी स्थिति को देखकर होती है। लेकिन आरबीआई से हम ये उम्मीद करते हैं कि मुद्रास्फीति जो है, मुद्रा दर जो है, इंटरेस्ट रेट जो है, वो देश की नीतियों को देख के, देश की आवश्यकताओं को देख के, देश के भविष्य को देख के, बेरोज़गारी को देख के, महंगाई को देख के, आर्थिक व्यवस्था की दिक्कतों को देखकर आप उसमें हस्तक्षेप करें, आप उसमें सामने आएँ, आप उसमें देखें और ज़मीनी हकीकत अगर विपरीत जाती है तो उसको अनुकूल बनाने की कोशिश करें, और अगर अनुकूल जा रही है तो उसको और सुदृढ़ करें। अगर इतनी बड़ी संस्था जिसके पास इतनी ताकत है, अगर ये कहने लगे कि हम हर चीज़ केवल परिस्थितियों पे छोड़ देते हैं, तो फिर अंततः आप कहेंगे सरकार की भी क्या ज़रूरत है भाई, परिस्थितियों पे रहने दीजिए। सर 2003 का एक बयान था जिसपे बीजेपी काफ़ी अटैक कर रही है। उन्होंने मोदी को पगला मोदी बोल दिया था अपने ही एक वक्तव्य में। कैसे देखें? नहीं साहब, ये गलत बात है। हम किसी नेता की नीतियाँ किसी को लग सकता है कि पागलपन की निशानी हैं, गलत हैं। कभी कभी हम कहते हैं कि दिस इज़ अ मैड पॉलिसी, एक तरीका होता है कहने का। लेकिन किसी भी व्यक्ति को, और सम्मानित हैं, प्रधानमंत्री हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे सामान्य इंसान हो, ये शब्द जो हैं, ये शब्द मेरे ख्याल से बिल्कुल उचित नहीं है। और मैं आशा करूंगा कि ये अपने शब्दों को वापस लेंगे। नीति पागल हो सकती है, उसके डिसीजंस, हम लोग कई बार कहते हैं कि साहब बिल्कुल ये तो एकदम बेवकूफ़ी की बात इन्होंने कही, गलत बात कही, लेकिन वो नीति स्तर पर, पॉलिसी स्तर पर होता है। और पॉलिसी स्तर पर, नीति स्तर पर, कार्यक्रम स्तर पर हम कितनी भी आलोचना करें वो सही है, लेकिन किसी व्यक्ति पर कमेंट करते हुए हमें हर व्यक्ति का एक इंसान के रूप में सम्मान करना चाहिए। आते हैं सर कि ईडी की रेड हो रही है, उनकी कलीग्स अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा, ईडी फिर से एक्टिव हो गया, और फिर आम आदमी पार्टी भी उसको एक टूल बना रही है कि अभी उनकी उस पर रेड्स हो रही हैं। कैसे देखते हैं ईडी की टाइमिंग पे? साहब ये नहीं ये तो हम तभी कमेंट करेंगे जब किस विषय पे रेड हुआ है। अगर तो ये शराब घोटाले से संबंधित है तो क्योंकि खबरें तो यही आ रही हैं कि जो शराब घोटाले में जितने लोगों से अभी तक बात हुई है उससे बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनकी उंगलियां इस घी में थी। और उसमें अब संजय सिंह जी का नाम है या नहीं मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन हो सकता है उनके ये साथी संबंधी हो, क्योंकि कई बार लोग जो है खुद नहीं करते लेकिन उनके साथ आत के लोग जो हैं उल्टे सीधे काम करते हैं। तो अगर ये पता चले कि इनको रेड पड़ी है, किस लिए पड़ी है, और एक और चीज़ उनको थोड़ा संयम रहना चाहिए। रेड पड़ने में या बुलावा आने पर बातचीत करने में ये मतलब नहीं है कि ये गिल्टी हैं या ये गलत निकलेंगे। कई बार होता है लोग तहकीकात में जाते हैं, सूचना लेने की कोशिश करते हैं, तो देख लेते हैं क्या ईडी से निकलता है।